आपकी ओर से कोई समस्या है क्या? आइए, आपका स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों। हाँ नवीन जी, मैं आइए। डॉक्टर नवीन सोलंकी गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सुजान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार करता हूँ। स्वागत है। आज का कार्यक्रम मैं आपसे मुखातिब हूँ, कवि शैलेंद्र सैल, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि हैं। इससे पहले कि मैं आपका शैलेंद्र सैल जी से परिचय कराऊं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया स्क्रीन पर आएं। शैलेंद्र सैल साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। जी नवीन जी। नमस्कार। 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 बहुत बहुत नमस्कार आप दोनों को और दर्शकों को भी। सर नमस्कार, नमस्कार आइए, सर। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों के इस छोटे से मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि सुजान जी ने बताया, मई महोत्सव के दौरान जगजीत की याद शैलेंद्र सैल के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा, जिसका सभी दर्शकों ने खूब आनंद लिया और बहुत सुंदर यादों का संयोजन किया। मैं आशा करता हूं कि आज का यह कार्यक्रम एक बार फिर आपकी सभी कविताओं के साथ सुसज्जित होगा और हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा। सुजान जी। जी नवीन जी। मैं शैलेंद्र सैल सर का थोड़ा सा छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा। 1984 में सर की पहली किताब आई थी, आम आदमी के आसपास, जिसको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। और उसके बाद से निरंतर सर की कई कविताएं, कई कहानियों, एक संस्मरण जो कि बहुचर्चित रहा, स्मृतियों का बाइस्कोप, जिसमें कि जगजीत सिंह जी का संस्मरण था, जो कि पिछले कार्यक्रम में सर ने हमें सबको सुनाया था। और आज का जो कार्यक्रम है वो कविताओं का कार्यक्रम है, कविता पाठ है, जैसा कि हमने नाम रखा है। तो आज हमें सर की कविताओं का स्वाद करने को मिलेगा। स्मृतियों का बाइस्कोप जो कि संस्मरण है, इसके अलावा सर ने कई किताबों का अनुवाद किया है, जिसमें कि संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी की जो कि बायोग्राफी है, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, संतूर मेरा जीवन संगीत करके। आप भारतीय वायुसेना मुख्यालय से डायरेक्टर के पद पर रिटायर हुए हैं और इस समय कई विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों में आप संलिप्त हैं, जिस प्रकार के स्पिक मैके सोसाइटी, पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स, इन सभी सोसाइटीज में आप एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं। साथ में ईगल्स आई, जो कि एक पत्रिका है एयरफोर्स द्वारा जिसे निकाला जाता है, उसके आप संपादक हैं। तो शैलेंद्र सैल सर, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। और बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना कार्यक्रम शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। आपने तो काफ़ी लंबा चौड़ा परिचय दे दिया मेरा। मैं बस अपने आप को एक साहित्य का साधक मानता हूँ और कविताएं अपने अपने लिए ही लिखता हूँ। संस्मरण मैंने लिखे हैं और वो बहुत सराहे भी गए हैं। और अभी एक उपन्यास भी शायद इस वर्ष के अंत तक आएगा। तो मैं गिरती हुई दीवार हूँ यारों का, हमदर्द हूँ यारों का, डॉक्टर नवीन सोलंकी का और सूबे सिंह सुजान साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच से अपनी कविताएं सुनाने का अवसर प्रदान किया है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि नवीन पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन उनका पैशन कविता लिखना है और ये सारा कार्यक्रम उन्हीं की योजना है, उन्हीं की कल्पना है। और दूसरी ओर सूबे सिंह जी सुजान और अध्यापक हैं और बहुत अच्छे कवि और गजलकार हैं। इनको पिछले दिनों हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला था। आज के इस कार्यक्रम का नाम मैं आपसे मुखातिब हूँ इसलिए रखा कि मैं आपको संबोधित हूँ और अपनी कविताएं आपके नज़र करता हूँ।
घुरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारो एक गजल का हिस्सा है। ये एक शेर है जो गजल मुजफ्फर वारसी ने लिखी और उसकी ही दो पंक्तियां हैं। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। ये खूबसूरत शेर है। उसका एक पहला मिसरा लेके इन्होंने उसका अपने मंच का नाम रखा है। और इसी का अगर एक और मैं शेर पढ़ूं, जो पहला शेर है वो है, शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। बहुत खूब। इस गजल को मेरे मित्र जगजीत सिंह ने भी बहुत खूबसूरती से गाया है। अपना कविता पाठ शुरू करने से पहले मैं आज दो लोगों को याद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो अपने देश के अजीम शायर राहत अंदौरी साहब को याद करता हूं, जो पिछले 11 अगस्त को इस फानी दुनिया से अलविदा हो गए। और दूसरे अपने मित्र स्वर्गीय नीलाभ को याद करना चाह रहा हूं, जो एक बहुत बेहतरीन कवि, एक बहुत बेहतरीन संपादक और अनुवादक थे और साथ ही ब्रॉडकास्टर भी थे। वे एक्चुअली आज उनका जन्मदिन है, तो इसलिए भी उनको याद करना लाजमी हो जाता है। तो मैं, अगर आप इजाज़त हो तो आपको एक कविता शुरू करूं, या कि आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, कविता के स्वागत है। टैलेंट सैल सर का कविता संग्रह कविता में सब कुछ संभव। तो आज हम सभी सैलेंट सैल सर से सीखेंगे कि कविता में क्या क्या संभव हो सकता है। तो आपका स्वागत है सर। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद। दरअसल ये जो मैंने इसका शीर्षक लिया है, वो एक स्पेनिश कवि हैं, पुर्तगाल में रहते थे, और उनका नाम था और नाम है निकानोर पारा। तो उनकी 4 पंक्तियां हैं। वो ये हैं कि कविता में सब कुछ संभव है, कविता में सब कुछ संभव है, शर्त सिर्फ एक है कि आपको कोरे कागज को बेहतर बनाना है। तो कविता दरअसल कुछ नहीं करती अगर वो उस कागज को और बेहतर नहीं बनाती। जो कागज अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, अगर आप अच्छी कविता नहीं लिखते तो एक कागज को बर्बाद कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कागज कितनी कठिनाई से, कितने पेड़ काट के बनाया जाता है। तो पहली कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है आम आदमी के आसपास, जो मेरे पहले कविता संग्रह, जैसा कि नवीन ने बतलाया, कि ही एक मुख्य कविता है। तो इस तरह से है। बड़ा मुश्किल है कविता को बाहर लाना खुले में आम आदमी के पास। बड़ा मुश्किल है कविता को लाना माँ के पुराने घर के आंगन की खुली निखरी धूप में, बूढ़े किसान के सूखे खेत में, या फिर किसी महानगर के राजमार्ग पर। दरअसल कविता डूब जाती है नेता के स्वागत में चल रहे लंबे जुलूस के नारों के बीच, किसी बड़ी झील में छोटे कंकर सी बेआवाज। बड़ा मुश्किल है कविता को बाहर लाना, जैसे मुश्किल है दुनिया के हर बच्चे के हाथ में दूध की एक बोतल थमाना। कविता जो दबी है फाइलों के घने जंगल में, कविता जो दबी है फाइलों के घने जंगलों के अंधेरे में, कविता जो शताब्दी के मोड़ पर एक मशाल थी, आज काला कोयला है मेरे अंतस के गर्भ में। और कोयला भी ऐसा जिसमें न ताप है न आंच। कविता जिस पर नहीं सिकती कोई रोटी, कविता जिस पर नहीं सिकती कोई रोटी, नहीं भुनता कोई भुट्टा। कविता
जिसे एक तेज हथियार होना चाहिए या एक बहुत बड़ी गोल रोटी या मीलों तक फैला कपड़े का एक थान, बड़ा मुश्किल है कविता को एक हथियार में बदलना, या दूध की एक बोतल में, या एक बहुत बड़ी गोल रोटी में, या कपड़े के एक लंबे थान में। बड़ा मुश्किल है कविता को बाहर लाना खुले में आम आदमी के पास, जैसे मुश्किल है दुनिया के हर इंसान के पास बारिश से बचने के लिए फूस का एक छप्पर या कोई घना मजबूत पेड़। बड़ा मुश्किल है। सुजान जी, जी कविता पसंद आई? हाँ, सुजान जी को कविता बहुत अच्छी रही जी। और इस अच्छा, कविता में मैं थोड़ी सी बात आपसे जानना चाहूंगा, मुझे जो अच्छी जी लगी, जी, नेता के जुलूस में कविता का दब जाना, डूब जाना, ये बिल्कुल बिल्कुल डूब जाना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी जैसे जैसे कंकर पानी में डूब जाना। जी तो जी ये जो जी आज के संदर्भ में जो राजनीतिक माहौल है, उसमें हम कविता को कई बार क्या होता है, कविता सिर्फ राजनीतिक रह जाती है, तो सही बात उसमें है। कविता का कई बार कहीं पक्ष दब जाते हैं, मर जाते हैं। तो मैं जी चाहूंगा कि आपने ये बड़ी अच्छी लाइन कही इसमें बीच में कविता में, तो जी जी इसका जी थोड़ा सा बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा मुझे जो लगता है। जी जी। और तो मैं कविता, दूसरी कविता जी, पेश करूं? मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा एक प्रश्न आपसे पूछना बीच में। जी जी जी। डॉक्टर दिनेश ददीची जुड़ चुके हैं और आपको नमस्कार कह रहे थे अभी। अच्छा अच्छा, वो हमारे पुराने मित्र हाँ, हैं। आपके मित्र हैं कुरुक्षेत्र, पुराने। मैं, हाँ कुरुक्षेत्र में, जी और हमारे जी पिताजी के वो शिष्य रहे हैं। जी हाँ, जी जी, एक इधर बिल्कुल एक बिल्कुल। प्रभात किरण भी जुड़ गए हैं। हाँ, हाँ, शशि शर्मा, मैं देख रहा, हाँ जी हाँ जी प्रभात हाँ जी किरण शर्मा बिल्कुल जुड़ चुके हैं। जी जी अंतरा जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। मयंक जी, काफी लोग जुड़ जुड़ रहे हैं। शशि जी, पंकज जी, अच्छा सभी को आभार, सभी को नमस्कार। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी। तो अ, आपको काव्य प्रेरणा कैसे, किससे, कब मिली, और आपकी प्रेरणा में कौन कौन शामिल हैं? दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि कविता मुझे विरासत में मिली तो जी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे पिता प्रोफेसर खुशीराम वशिष्ठ बहुत बिल्कुल बड़े कवि थे, और वो बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा के राज्य कवि रहे। और यही नहीं, मेरे हम्म, चाचा जी भी एक बहुत अच्छे कवि थे, और उन्होंने गीता का हरियाणवी में अनुवाद किया था। बहुत अच्छा इस सर। तरह से, जी हाँ, तो अगर ये आप ये जानकारी, कहें, हाँ हाँ हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, और हम्म, ये एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे डीएनए में आ गया। कविता एक, अगर कह सकते हैं कि हिंदी में अगर कहें तो ये मुझे घुट्टी में पिलाई गई। ये बिल्कुल। हम लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया। हरियाणवी में, जी जी जी। हम्म हरियाणवी में कहते हैं घुट्टी हम्म, में पिलाई गई थी। हाँ, सो इस तरह बिल्कुल से बिल्कुल ये प्रेरणा मुझे अपने पिता से, चाचा से ऐसे मिली। बिल्कुल। तो सर, खुशीराम वशिष्ठ हरियाणा के राज्य कवि जी रहे, तो हरियाणा जी के जी। राज्य कवि एक डॉक्टर उदय भानुवंश भी थे। उदय खुशीराम भानुवंश वशिष्ठ थे। जी, जी ये जी दो जी, लोग दो रहे थे। हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जी जी, बस दो ही दो रहे हैं, लोग उसके हरियाणा बाद के उन्होंने राज्य कवि शायद, होने का दर्जा प्राप्त रहा। जी, तो हम्म, उन्होंने एक्चुअली, वो तो सरकार ने शायद उसके खुशीराम बाद वशिष्ठ वो के बारे में थोड़ा बंद सा, कर दिया। दो पंक्तियों में उनके खुशीराम बारे वशिष्ठ जी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? में, वो बिल्कुल एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे, और उन्होंने अपना जीवन एक साधारण अध्यापक के रूप में आरंभ किया। फिर वे हम्म कॉलेज में लेक्चरर हुए, फिर वे कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, और हम्म, अंत में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डेप्टी रजिस्ट्रार के पद से वो रिटायर हुए। रिटायर्ड। जी, जी मैं, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर, हम कह जी। सकते हैं कि आपको बिल्कुल गुट्टी में कविता पिलाई गई है, यानी कि आपके आपके सौभाग्य है कि आपको एक काव्यात्मक माहौल मिला, अपने परिवार से मिला। ये जी बहुत अच्छा जी आपके जी लिए रहा। जी तो जी। मैं चाहूंगा अब आप एक कविता जरूर, एक अच्छी अगली कविता सुनाएं। अच्छा जी, मैं सुना रहा हूँ। जी,
इसका शीर्षक है इरशाद। कुछ चीजें। अब कुछ चीजों से मैं घबराता नहीं, बशर्ते वे मृत्यु की तरह हों अटल और अवश्यम भावी। मृत्यु की विशेषता, एक पल आप हैं, दूसरे पल नहीं, यही मुझे रिझाती है। सिखाती है जीवन के कई सबक। नौकरशाही मृत्यु से बहुत कुछ सीख सकती है। इसमें न कोई लाल फीता, न रिश्वत, न सिफारिश, स्थान और समय भी निश्चित है। फिर भी मैं दफ्तर की मेज पर मरना चाहूंगा, हाथ में कलम और सामने पड़े कागज पर एक अधूरा वाक्य। एक पल में सिर लुढ़क कर मेज पर, और मेज का शीशा झटके और भार से टूटेगा नहीं। हाँ, पतली दरार जरूर आ जाएगी उसमें, जिसे मेरा उत्तराधिकारी सेलोफेन टेप से जोड़ने की नाकाम कोशिश करेगा नया शीशा आने तक। पता नहीं उसे मेरे बारे में पता होगा या नहीं, मेरी नीम ईमानदारी और छोटी छोटी बेईमानियों के बारे में। धन्यवाद। वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी कविता, जी, बहुत अच्छी कविता आपने ये प्रस्तुत की। शुक्रिया। बहुत, जो आपने कहा हाथ में कलम, मेज पर मरना चाहूंगा और हाथ में कलम, अधूरा वाक्या लिए। तो कविता के लिए मतलब कितनी जद्दोजहद आपकी इस कविता में मुझे दिखाई देती है। नए कवियों के लिए एक प्रेरणा, तो कविता के लिए आपका रोम रोम इसमें तड़प रहा है, दिखाई पड़ता है कि आपकी प्रेरणा कितनी गहरी प्रेरणा है। अच्छी कविता है। नवीन जी आपको कैसी कविता लगी? जी, कविता बहुत सुंदर थी। मृत्यु की तरह अटल, और मृत्यु की विशेषता भी बताई गई है। हाँ, कोई सिफारिश नहीं, कोई लाल फीता शाही नहीं, बिल्कुल अपने यही मृत्यु की विशेषता है। स्थान सभी निश्चित है, स्थान और समय दोनों निश्चित हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, अटल शब्द जब यहाँ इस्तेमाल हुआ है, जी आज उनका वो जी, तो आज कई सारे कार्यक्रम है। आज नीलाभ जी का भी जन्मदिन है। बिल्कुल हाँ, वो बड़े और अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी कवि थे और मेरे मित्र थे। हाँ जी, मैं अगली कविता पेश करूं? एक प्रश्न है सर बीच में। हम चाहेंगे थोड़ा बीच में एक प्रश्न का आप जवाब दें, उसके बाद एक कविता, अगली कविता उसके बाद चाहेंगे। जरूर। वैसे तो आपका मई में जो कार्यक्रम रहा, उसमें आपने जगजीत जी सिंह के बारे में, अपने मित्र के बारे में काफी बताया हमें, लेकिन दर्शकों को फिर दोबारा से थोड़ा सा याद तरोताजा हो जाए, उसके लिए मैं चाहूंगा पूछना आपसे कि जगजीत सिंह आपके क्लासमेट रहे, उनसे आपका राब्ता कब से और कब तक रहा, और उनका व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व रहा उनका? वो जब हम साथ में पढ़ते थे, वो दरअसल हॉस्टल में रहते थे, गंगानगर से आए थे। और मैं चूंकि पिताजी जालंधर में कॉलेज में थे, तो मैं डीएवी कॉलेज में हम दोनों थे, और हम लोग मिलते थे क्लास में और वैसे भी। और मैं बोर्डर नहीं था, मैं घर में ही रहता था। केवल बीए के अंतिम 2 महीने के लिए मैं हॉस्टल में चला गया था। मैंने सोचा चलो वहाँ ज़्यादा पढ़ाई होगी, क्योंकि छोटे भाई बहन थे तो उनके बीच पढ़ाई होना मुश्किल था। तो मैं जब 2 महीने गया तो उनके बहुत नज़दीक आया। जब मैं पहले दिन उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो उनके दीवारों पे तलत महमूद के ही पोस्टर चिपके हुए हैं, हर तरफ तलत महमूद के पोस्टर चस्पा थे। तो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें तलत बहुत पसंद है? कहते यार पसंद नहीं है, ये मेरा आदर्श है। तो मैंने कहा मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमारा राब्ता उस 2 साल तक रहा।
59 61। उसके बाद फिर मिलते रहे गाहे बगाहे, और दिल्ली में जब आते थे तो कोशिश होती थी कि मैं उनसे मिल लूं। और शुरू शुरू में तो 85 86 तक तो आसान रहा, लेकिन 90 के बाद मिलना उनको मुश्किल हो गया, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी और फिर बहुत सारे झंझट, उनकी सिक्योरिटी है। तो बिजी भी ज्यादा हो गए, बिल्कुल हो जाया, और इसलिए मिलना बहुत कम हुआ। सो ये मेरे ख्याल में अंतिम बार मैं जब मिला हूँ तो ये कोई 2000 के आसपास होगा। जी जी जी। ठीक। खैर, जगजीत सिंह तो प्रख्यात गजल गायक रहे हैं, उनको पूरी दुनिया में पसंद किया गया और उन्होंने गजल को बहुत विस्तार दिया, नए युवा लोगों में गजल को की पहचान करवाई, उनसे उसका राबता करवाया, एक पहचान करवाई उन्होंने गजल की। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच के दौर में जगजीत सिंह का एक पूरा दौर रहा है जिसमें पूरी दुनिया उनको पसंद करती रही है। बिल्कुल। तो खैर सर, हम चाहेंगे अब आपसे अगली कविता सुनना, आपकी अगली कविता। अगली कविता का शीर्षक है मैं। जी। स्वागत। विचित्र समय है और अजीब माहौल। नाटक आरंभ होने को है, दर्शक मंच पर हैं और अभिनेता सभागार में। दर्शक मंच पर हैं और अभिनेता सभागार में। नायक गायब है। खलनायक मुखौटा लगाए नायक बने घूम रहे हैं। कुछ नेपथ्य में घात लगाए बैठे हैं हिंसक पशुओं से। अब मुखौटे ग्रीन रूम में रख दिए गए हैं और वे हथियार नहीं, जुबान से वार करते हैं, धीरे से और बेहद घातक। वे छीन लेते हैं मेरे सभी शब्द, मेरी अस्मिता, मेरी जीवन का व्याकरण और जीने का अर्थ। वास्तव में मैं सभागार के द्वार पर डोरमैट सा पड़ा हूं और लोग मुझे रौंदते हुए चले जा रहे हैं मैं उठता हूं धीरे से, अपने घाव सहलाता, मंच के बीचों बीच खड़ा होता हूं और चिल्लाता हूं जोर से और कोशिश करता हूं जोर से चिल्लाने की, पर पाता हूं कि आवाज भी मेरा साथ छोड़ गई है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कविता जी। ये पहली कविता से भी अच्छी लगी मुझे। अच्छा, आपने समाज का परिचय किस प्रकार दिया आज के समय में, जो शायद कविता आपकी पुरानी है आज के समय से, आज से 10 या 15 साल पहले की, 20 साल पहले की कविता है। और आज भी पूरी तरह से कविता अपनी छाप छोड़ रही है कि दर्शक मंच पर और अभिनेता सभागार में जी खलनायक नायक बने घूम रहे हैं। ये विडंबना है, ये बिल्कुल आज की विडंबना है। बदल गए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आज भी ऐसा ही है। और हमारे राजनीतिक परिदृश्य में तो ये बहुत ज्यादा है। इस कविता को अगर हम देखें जो प्रतीक रूप में है, तो आज के राजनीतिक परिदृश्य में ये बहुत स्टिक बैठ रही है। और कविता में पूरी बदलने की जो प्रक्रिया रही है, जो मनुष्य का चरित्र जो बदल रहा है, उसके ऊपर आपने ये कटाक्ष किया। बहुत अच्छी कविता रही। नवीन जी, आप भी इसके बारे में विचार रखिए। जी, ऐसी कविताएं मुझे लगता है कि हर समय में सार्थक हैं, उस समय में भी और आज भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सर, एक यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास कि अगर कोई ईश्वर को संबोधित करते हुए कविता है तो आप वो सुनाएं, अगर संभव है तो बाद में अपने कार्यक्रम में लें। इस तरीके से रिक्वेस्ट है दिनेश ददीची जी की। वो मुझे पता है किस कविता को सुनना चाह रहे हैं, तो मैं वो सुनाता हूँ। पहले मैं एक दूसरी कविता सुना देता हूँ, ठीक है? स्वागत है। हाँ। ये कविता है पिता से बातचीत। ये जितनी पिता के लिए है उतनी आज के पर्यावरण के लिए भी है। तो ये कविता कुछ इस तरह से है। मैंने पिता से कहा,
मैंने पिता से कहा, शहर चलो मेरे साथ। मुझे शहर नहीं जाना है, उन्होंने जवाब दिया। मैं यहीं ठीक हूं, इस छोटे पर खुले घर में, जहां खिली हुई धूप है, हवा है, पेड़ हैं और ढेर सारे पंछी। मैंने जिद की तो बोले, 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे वहां कंधा देने को। 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे वहां कंधा देने को। सुना है वहां पड़ोसी पड़ोसी से बात तक नहीं करता। यहाँ गांव वाले सुख दुख बांटते हैं और अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं। और सुना है वहां लोग 75 पार करने पर अमृतसर महोत्सव मनाते हैं। मैं तो कर चुका 80 पार कभी का, तुम्हें मालूम है ना। और हमारे बीच संवाद बरसों पहले खत्म हो गया था। दरअसल मेरे पास ही कहने को कुछ नहीं बचा था। अब अक्सर वे सिर्फ एकालाप करते, कभी लंबे कभी छोटे, शेक्सपियर के किसी पात्र की तरह। पर आज वे बोलने के मूड में थे। बोले, अगर तुम समय पर आ सको तो मेरी अस्थियां गंगा या जमुना में न बहाना। बहुत गंदगी समा आई है उनमें, छोटे बड़े कारखाने उड़ेल रहे हैं उनमें रात दिन तेजाब और जहर। उन्हें किसी छोटी पहाड़ी नदी में बहाना, उन्हें किसी छोटी पहाड़ी नदी में बहाना, या फिर इसी गांव के खेतों में बिखरा देना मेरी राख। इतना कहकर वे शून्य में ताकने लगे। शायद वे थक गए थे। शहर लौटकर मैंने सोचा, उनकी बात में कितना सच है। पहाड़ी नदी में बहाना या फिर नवीन थोड़ा इको आ रहा है। आई डोंट नो, मेरे यहाँ से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। वो थोड़ा सा इको मुझे सुनाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि सभी सुन पा रहे हैं इसके साथ में। अच्छा जी। हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अगर हाँ, दिनेश और प्रभात अगर ठीक से सुन पा रहे हैं तो वो लिखें कि वो ठीक से सुन पा रहे हैं। हाँ, आप सभी कमेंट करके बताएं कि सुन पा रहे हैं। जी जी। हाँ, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आई थी बीच में मुझे। अच्छा। तो ये तो हाँ। पिता को संबोधित कविता थी। सर, पिता ही नहीं, यह शहर और गांव, गांव और पर्यावरण, शहर और पर्यावरण के बारे बिल्कुल में भी है। मैंने बिल्कुल बताया था बिल्कुल। आपको। और मानवीय संवेदनाएं भरपूर से व्यक्त हो रही हैं। जी 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 प्रचुर मात्रा में मानवीय संवेदनाएं इसमें परिलक्षित हो रही है। बहुत जी। अच्छी कविता। बड़ा तो सुंदर संदेश भी है इसमें, जो कि भारतीय परिदृश्य में, अगर आप भारतीय परिदृश्य में पिता। जी जी बताएं। जी। हाँ, वो सही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा आजकल प्रदूषण फैला है सब तरफ। नदियां सारी की सारी हमारी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी हैं। तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पिताजी की एक गजल सुनाऊं। अच्छा जी। जी सर, स्वागत है। हाँ जो कि वो इरशाद। इतने अच्छे कवि और गजलें लिखते थे और कवि भी थे। बिल्कुल। गजलें उन्होंने बहुत कम लिखी, और एक बड़ी छोटी बहर की गजल है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी जरूर इरशाद। जी। कैसे कैसे दिन दिखाए उम्र ने, कैसे कैसे दिन दिखाए उम्र ने, कर दिए अपने पराए उम्र ने, कर दिए अपने पराए उम्र ने। प्यास तो पल पल अमित होती गई, प्यास तो पल पल अमित होती गई, किंतु प्याले ही उठाए उम्र ने। उम्र पर कौन से आदर्श की बातें करें, कौन से आदर्श की बातें करें, दाग ही कुछ ऐसे लगाए उम्र ने, दाग कुछ ऐसे लगाए उम्र ने। छूटना जिनसे न मुमकिन हो कभी, छूटना जिनसे न मुमकिन हो कभी, जाल कुछ ऐसे बिछाए उम्र ने, जाल कुछ ऐसे बिछाए उम्र ने। हम हृदय के साथ
चिपकाए फिरे, हम हृदय के साथ चिपकाए फिरे, शूल जो पथ में बिछाए उम्र ने, शूल जो पथ में बिछाए उम्र ने, और कौन से संबंध को लेकर जिए। अंतिम है कि कौन से संबंध को लेकर जिए, कौन से रिश्ते निभाए उम्र ने, कौन वाह, से रिश्ते निभाए उम्र ने। कौन से तो रिश्ते निभाए उम्र ने, बिल्कुल। हाँ, ये छोटी बहर की, बैर और की देखिए बहुत। इसमें हिंदी हिंदी उर्दू का किस तरह से एक मिलन है, हम्म। और भी बड़ी बड़ी सलीस और बड़ी सरल भाषा में उन्होंने काफी बिल्कुल। बड़ी बात कही है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? जी, दिनेश दिनेश सर कुछ कह रहे हैं अभी। बताइए बताइए। नवीन जी पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि आदरणीय पिताजी की रचनाओं का पाठ एक अलग विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। ये बहुत अच्छी ये बात। ये तो नवीन और सुजान पर डिपेंड करेगा नहीं कि अगर नहीं सर, ऐसा आज हमें अच्छी तरह से मालूम हुआ प्रोफेसर जी खुशीराम वशिष्ठ जी के बारे में, तो हम जरूर हमारे जी हरियाणा जी के जी राज्य कवि रहे हैं, तो उनके लिए एक जी स्पेशल कार्यक्रम जरूर रखा जाएगा। जी और हम जी बहुत जी, बहुत जल्द रखेंगे यह कार्यक्रम, उनकी बहुत रचनाओं अच्छा। का काव्य पाठ होगा जिसमें। तो जी जी ये बहुत अच्छी गजल रही छोटी बहर की। और हम कई बार ये देखते सुनते रहते हैं कि हिंदी गजल, उर्दू गजल, लेकिन जी, इस गजल में हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण किया हुआ है। जिस प्रकार हाँ दुष्यंत जी, कुमार ने किया हुआ है, उसी प्रकार यह गजल बिल्कुल थी। बिल्कुल, जी 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 तो मुझे बहुत अच्छी गजल लगी है। और मैं सर एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद आपकी नई रचना सुनेंगे हम। जी। देखिए, आपके काव्य संग्रह कौन कौन से प्रकाशित हुए हैं, उनके नाम, और या कोई पुरस्कार या सम्मान किसी काव्य संग्रह पर, उसके बारे में थोड़ा हाँ, नहीं, बताएं। मुझे ये पहले ही पुरस्कार, पहले ही संग्रह जो 84 में छपा था, जी। आम आदमी के आसपास, आम और आदमी के उसको आसपास। पुरस्कार मिला हरियाणा से। और फिर उसके बाद हरियाणा ही साहित्य अकादमी के 5 संग्रह आए, जिसमें हरियाणवी कवि, हरियाणा के कवियों के कविताएं थीं। उनमें से रसंभरा कविता के आसपास तो पिताजी ने ही संपादित की थी। और कविता यात्रा 5, कविता यात्रा 6, और हम्म। एक और कविता संग्रह है। इन सब में मेरी कविताएं शामिल हैं। फिर अभी जी। 2016 में कविता में सब कुछ संभव, ये कविता संग्रह हम्म। आया है। तो इस तरह जी से जी। ये, हाँ, ये कविता संग्रह है। बहुत अच्छा सर। इसके अलावा कोई कहानी या कहानी नहीं, उपन्यास? मैं लिखता हूँ। मैं उपन्यास अभी समाप्त किया है। अभी शायद इस वर्ष के अंत तक छपेगा। और जी। संस्मरणों का जो एक संकलन है, स्मृतियों का बाइस्कोप, वो हम्म। 2018 में छपा था, और उसमें लोगों ने काफी पसंद किया है। उसमें कई साहित्यकारों के, और ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, हम्म। रविंद्र कालिया जो बहुत बड़े कहानीकार हैं, रविंद्र कालिया जी, बिल्कुल। जी, डॉक्टर हम्म। इंद्रनाथ मदान, आचार्य हम्म। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी और जी। हमारे एक मित्र थे सतीश जमाली, जो सतीश जमाली, कहानी हाँ जी। कहानी कहानी के उपसंपादक रहे बहुत साल तक इलाहाबाद में। हम लोग दोस्त हम्म। थे। उन पर लिखा। और फिर मैंने अपने पिता पर, एक है, पिता तो नहीं है एक्चुअली, वो एक हम्म। पिता की बाइसिकल नाम से एक वो हम्म। है, और एक माँ पर है, और एक अपनी पत्नी पर है। तो ये 3 कविताएं, 3 संकल, और हमारे वो संस्मरण है। एक हम्म। संस्मरण वायुसेना के बारे में है, जी जी वायुसेना के जी। बारे में एक संस्मरण है। एक ये- मेरे मित्र बलदेव, कर्नल बलदेव कृष्ण हुए, उनके बारे में है। और दो जो तीन और इसी अंबाला तरह से से। है सर, जो अंबाला से थे जो। चंडीगढ़ के थे, हाँ हाँ जी, हाँ चंडीगढ़ जी। के, जी, चंडीगढ़ के थे। सर कह रहे हैं, दिनेश सर कह रहे हैं कि कविता के आर पार का संपादन संपादन पिताजी ने किया। जी कविता के आर पार। जी, कविता के आर पार। हाँ हाँ हाँ। कोई में शायद दिनेश की कविताएं भी थीं, अगर मैं जी जी। गलत नहीं हूँ तो। दिनेश की कविताएं भी थीं उसमें शायद। हम्म। जी उन्होंने कहा है सर, कि थी कि नहीं। जी जी जी। हाँ 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 हाँ। सर तो उपन्यास के बारे में मैं कुछ बताएं सर, दो नवीन शब्द। नवीन जी पढ़ पाए क्या कुछ ऐसा भी? उपन्यास, एक्चुअली उपन्यास 3 पीढ़ियों के बारे में है। इसमें अच्छा। एक एक जो जी। नायक है वो पैट्रियार्क है, और आगे उसके 3 पुत्र हैं, बेटे हैं। वो
अलग अलग सेवाओं में हैं। उनमें से सबसे बड़ा बेटा जो है वो विदेश सेवा में है। वो विदेश सचिव बनता है, एम्बेसडर बनता है, विदेश सचिव बनता है। और उसकी पत्नी भी फॉरेन सर्विस से हैं। और दूसरा जो बेटा है वो वायुसेना में रत था। वायुसेना का इसलिए जो कि मैं वायुसेना से संबंधित हूँ, तो मुझे उसके बारे में काफी जानकारी, तो उसमें से एक मैंने इस तरह से एक पात्र भरा है। और तीसरा पात्र जो है, छोटा, सबसे छोटा बेटा, वो एक नाटककार है, रंगमंच पे वो अभिनेता भी है और निर्देशक भी है। तो इस तरह से वो चलता है। और उनकी आगे पत्नियां हैं, फिर उनके आगे बच्चे होते हैं, तो 3 पीढ़ियां हैं। वो तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और एक जो वायुसेना का जो अधिकारी है, उसकी बेटी भी एक पायलट है, हेलीकॉप्टर पायलट है। तो उसके बारे में बखान है। और सन 71 में जो लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश की जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में सब है। और उसमें हमारे 3 मित्र पाकिस्तानी जेल को तोड़कर भाग गए थे। और जब वो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, तब अंत में वो पकड़े गए थे। और फिर बाद में जब संधि हुई भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, तब वो छोड़े गए। अन्य दूसरे और अधिकारी भी थे उनके साथ। तो कुल मिलाकर यह उपन्यास, जिसका नाम भी अभी गर्भ में है, और अभी गर्भ में, हाँ सोचा जाएगा, हाँ, सोचना पड़ेगा। और और ये है। यह उपन्यास आज के वर्तमान समाज के परिदृश्य, जिसमें जिसमें बेटियों का भी जिक्र रहेगा कि बेटियां भी हाँ, आज क्या क्या कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। समाज के साथ एक साथ चल रही हैं। तो उसका सारा परिदृश्य इस समाज का, आज के समाज का आएगा, ऐसा बल्कि जो रंग हमारे। रंग जो 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 नायक, जो बेटा रंगकर्मी है, उसकी बेटी भी अभिनेत्री है। इस तरह से मैंने उसको आगे बढ़ाया है। बिल्कुल पूरे। सो और सारी पृष्ठभूमि आएगी उस जमाने की। ये आरंभ होता है स्वाधीनता से पहले, और समाप्त होता है वर्ष 2008-10 तक, जब तक जो उसका नायक जो है वो गांधीवादी है, आदर्शवादी है। वो कैसे अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता अपने जीवन में। तो वो सारी उसकी अपनी उसका अपना संघर्ष है। वो कैसे नीचे से उठता उठता एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है। तो ये कहानी उसमें इस तरह से आई है। तो हम कह सकते हैं पूरी एक सदी इस उपन्यास एक में। बिल्कुल। 70-80 वर्ष कह सकते हैं, 80 वर्ष के करीब है। बिल्कुल। क्योंकि वो जब बच्चा था उस वक्त तो नहीं हम आरंभ कर सकते, लेकिन जब नायक 10 वर्ष का था उससे आरंभ करते हैं। और जब तक वो तकरीबन 88-89 या 90 के आसपास फिर उसका निधन होता है। तो इस तरह से ये उपन्यास चलता है। एक कमेंट आ रहा है सर, यहाँ पर मैं पढ़ दूं? जी जी जी। अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा जी हैं, काफी वरिष्ठ हैं, नारनौल हरियाणा के ओम प्रकाश निर्मल, संपादक कल्पना हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टर अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, वो कल्पना के बहुत साल तक संपादक रहे। और कल्पना में जो उनके जो कर्ता धर्ता थे, वो बद्री विशाल पित्ती थे, वो हैदराबाद में थे। और ओम प्रकाश निर्मल ने कई साल तक उसका संपादन किया। प्रयाग शुक्ल भी उससे जुड़े हुए थे, कल्पना से। तो इस तरह से ये सही कह रहे हैं अखिलेश्वर जी। चलिए सर, सुंदर जानकारी, उपन्यास के लिए अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं। हाँ हम बिल्कुल, हमारे दर्शक जो भी सुन रहे हैं वो जरूर इस उपन्यास के बारे में जिज्ञासा रखेंगे, और हमें शुभकामनाओं के साथ की उम्मीद रहेगी सभी दर्शक उसको पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक इसकी जो कहानी रहेगी, वो लगता है एक फिल्म, उसके ऊपर एक फिल्म बन सकती है। और हम उम्मीद करेंगे, हम वो उम्मीद बात की करेंगे बात ऐसी। है। उपन्यास छपे तो उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ जी जरूर जरूर। तो सर ये अब एक कविता और सुनाऊं? जरूर, जी जी मैं सर। यही कह रहा था। हाँ 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 हाँ। ये कविता सुबह के बारे में है। एक ये मूड है, और इसमें कल्पना की उड़ान है। तो आप उसको उसी तरह से लें। और इसमें वास्तविकता है और कल्पना भी है। तो इसका शीर्षक है सुबह।
तो ये आरंभ होती है जब रात के अंतिम क्षणों की चीख ने मुझे जगाया। जब रात के अंतिम क्षणों की चीख ने मुझे जगाया तो मैं आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। सुबह हो गई थी। सुबह को पहचानने के लिए आंखें खोलना कोई जरूरी नहीं होता। वैसे सुबह को पहचानने के लिए आंखें खोलना कोई जरूरी नहीं होता, और कई बार तो ज्यादा साफ देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और कई बार तो ज्यादा साफ देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। सुबह की अपनी एक गंध होती है। क्षमा कीजिए, एक नहीं अनेक गंधों का एक मिला जुला हजूम, जैसे किसी ने बाल्टी में कई रंग एक साथ खंगाल दिए हों, और सूंधी मिट्टी का एक रंग जैसे एकदम उभर कर सामने आ गया हो। गंध चहकती चिड़ियों की आवाज की गंध, गई रात अधिक पी गई शराब की गंध, हाईवे पर बने ढाबे की चाय की गंध, या फिर रात की पारी से लौटते मजदूरों के बदन की गंध, या फिर रात की पारी से लौटते मजदूरों के बदन की गंध। दरअसल सुबह अपने अनेक रंगों में आपके आसपास मंडराती है। आप उसे छू सकते हैं, सचमुच छू सकते हैं, और स्पर्श सिर्फ उंगलियों से नहीं होता, और स्पर्श सिर्फ उंगलियों से ही नहीं होता। ऐसा तो आपने भी महसूस किया होगा ना। देखिए ना, मैंने अभी भी आपको छुआ था और आपको पता तक नहीं चला। देखिए ना, मैंने अभी अभी आपको छुआ था और आपको पता तक नहीं चला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बीच में टोक सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बीच में टोक सकते हैं। वैसे इस तरह से टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो रहने दीजिए, बात सुबह की हो रही थी। मैंने पत्तों पर पड़ी ओस अंजुरी में समेटी और बैट्टी की जगह पी गया। ये कल्पना है कवि की। आकाश से एक तारा तोड़ा और नाश्ते के लिए रख लिया। हल्का सा गुनगुनाते हुए मैंने सुबह को पुकारा। उसके अनेक नामों से, उसकी अनेक गंधों से, ठंडी बयार से बातें की, गुफ्तगू की, दूब के एक नन्हे तिनके से, एक पत्ते से, एक फूल से, उसी पुराने बूढ़े फूल से, उसी पुराने बूढ़े फूल से, और कहा, गुलाब तुम आज भी सुंदर हो। गुलाब तुम आज भी कितने सुंदर हो। मुस्कान के एक सिर्फ के क्षण में उसने मेरे रिश्ते घावों को जैसे सहला दिया। पर इससे पहले कि मैं सुबह को पूरी तरह पी पाता, रोजगार ने मुझे दफ्तर में ला पटका। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूबसूरत कविता रही आपकी। सुबह की गंध, और आपने भिन्न भिन्न प्रकार के सारे वो यादें इसमें समेट दी हैं। गंध के कितने प्रकार हो सकते हैं और हम किस तरह से महसूस कर सकते हैं। जी, मजदूरों के पसीने की, गई रात के पसीने, पारी के मजदूरों के पसीने की गंध, आपने मिट्टी की गंध, और आदमी को एक महसूस, कविता पढ़ने के बाद ये महसूस हो पाएगा कि क्या सुबह की गंध होती है जिसको हम भूल जाते हैं एक प्रकार से। बिल्कुल उसको एक याद दिलाने का आपने इसमें काम किया। और जबकि ये हर जगह मौजूद होती है गंध, हर चीज की गंध होती है, वो महसूस करने की बात है। बिल्कुल। और आपने उसको छूने तक की बात कही। बहुत अच्छा ये कविता रही। जी। सर, सुबह की एक बहुत सुंदर परिकल्पना, बहुत सुंदर परिकल्पना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे सुंदर लगा मुझे कि आप उसे छू सकते हैं और मैंने आपको छू भी लिया और आपको पता भी नहीं चला। वाह।
मैं अब एक कविता वायुसेना के बारे में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर मैं सर। उससे चूंकि पहले एयरफोर्स में। एक हाँ एक बोलिए, प्रश्न पूछिए उससे पूछिए उससे पहले पूछिए मैं पूछिए पूछिए। यही इसी बारे में पूछना चाहूंगा कि आपने नौकरी कहाँ कहाँ पर की, किस किस शहर में आपने अरे नौकरी की, और किस किस शहर से आपका सबसे ज्यादा लगाव रहा? अरे, सबसे ज्यादा लगाव मेरा चंडीगढ़ से रहा। जी जी। वो इसलिए कि मैं वहाँ 2 साल पढ़ा, और हम्म। वहीं 3 साल मैंने नौकरी की, हम्म। और वहीं मैंने अ, अपना विवाह भी किया। तो बिल्कुल। ये चंडीगढ़ मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद हम्म। इलाहाबाद मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम्म। इलाहाबाद में मुझे बहुत से साहित्यकारों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम्म। जैसे अ, हमारे बहुत बड़े उपन्यासकार, लेखक उपेंद्र नाथ अश्क, हम्म। रविंद्र आलिया जो संपादक और कहानीकार थे, हाँ, रविंद्र कालिया, बिल्कुल सर, वो और हिसार भी रहे। हम्म। ज्ञान रंजन जो अभी संपादक हैं, पहल के बहुत बड़ी पत्रिका है। रविंद्र हम्म। कालिया जो मेरे अग्रज थे कॉलेज में, वो हम्म। डीएवी कॉलेज में कॉलेज के यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। जी। उससे 4 साल आगे थे, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो वो एमए फाइनल में थे। फर्स्ट जी ईयर जी। सेकंड ईयर में थे हम लोग, हाँ। हम्म। तो उनसे मिला, ज्ञान रंजन से मिला, भाई दूधनाथ सिंह से मिला, सतीश जमाली हम्म। से भेंट हुई, श्रीपत राय से भेंट हुई, अमृत राय से भेंट हुई। ये दोनों प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं। तो इस हम्म। तरह इलाहाबाद मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इलाहाबाद में ही मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए। बेटा, बड़ा बेटा, उसके बाद 2 वर्ष बाद बेटी। तो हम 3 वर्ष वहां रहे, और हम्म। वहीं पे रविंद्र कालिया की पत्नी ममता लेख कालिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी लेखिका, कहानीकार, उपन्यासकार हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और बल्कि हमारा यह सौभाग्य रहा कि हम जब भी उनके घर गए, जी। हमें बिना खाना खिलाए घर नहीं भेजा। मैं और उषा, उषा मेरी पत्नी का नाम है, जब भी हम गए हैं हम्म। तो वो हाँ, उनसे मिले। ममता और कालिया जी। अश्क जी की पत्नी कौशल्या जी, ऑफ कोर्स कौशल्या जी से भी भेंट हुई। तो इस तरह से नीलाभ तो खैर मिला ही, नीलाभ के बारे में मैंने आपको बताया था। सो ये लोग इस तरह से हुए। उसके बाद फिर मैं कलकत्ता में गया। कलकत्ता में जाने के बाद जी फिर मैं बैरकपुर गया, और वही कलकत्ता और बैरकपुर एक ही जैसे हैं। फिर जी। बागडोगरा चला गया, और वहां से मैं चंडीगढ़ पहले ही हुआ था, लुधियाना के पास एक हलवारा है, वहां गया। और दिल्ली में हम्म। मेरी पोस्टिंग 2 बार हुई। तो अंत में हम्म। मैं दिल्ली से ही सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ। जी जी। तो सर अब अपनी कविता सुनाऊं? जो वायुसेना से, हाँ ओके जी जरूर, ओके। इरशाद। जी, हाँ जी, हाँ वही जी। सुना रहा हूँ, वही सुना रहा हूँ। ये कविता मैंने अपने एक मित्र, स्वर्गीय स्क्वाड्रन लीडर विजय मेहता को समर्पित की है। विजय एक हवाई दुर्घटना में, हवाई जहाज की दुर्घटना में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उनका निधन हो गया था। तो ये हम्म। एक पायलट की जीवन का एक दिन का, सुबह का 4-5 घंटे का ही एक चित्रण है। एक उसमें एक चित्र बनता चला जाता है, इस तरह से वो उसकी दिनचर्या रहती है, उसका इसमें चित्रण है। बारिश रात भर बजती रही उसकी छत पर। बारिश रात भर बजती रही उसकी छत पर, जैसे किसी बहुत पुरानी गजल का कोई शेर आपके आसपास मंडराता है। जैसे कोई, जैसे किसी बहुत पुरानी गजल का कोई शेर आपके आसपास मंडराता है। उसने कच्ची पक्की नींद में सोचा था कि ये झड़ी दोपहर तक नहीं टूटेगी, पर सुबह जब वो उठा तो आकाश उसके अंदाज से कहीं ज्यादा साफ था, और बरसात का पानी जमीन ऐसे सूख गई थी जैसे जमीन जमीन न हो, एक विशालकाय ब्लॉटिंग पेपर हो, एक विशालकाय ब्लॉटिंग पेपर हो। बारिश भी बड़ी कुत्ती चीज है, बारिश भी बड़ी कुत्ती चीज है, एन वक्त पर धोखा दे जाती है।
उसे खुद पर हैरानी हुई जब पूरे 7 बजे अपने आप को ब्रीफिंग रूम में पाया। देर रात तक पीने के बावजूद वो काफी चुस्त दुरुस्त था, एकदम तैयार, एक नए बैल सा, एक और दिन से जूझने के लिए। मौसम अधिकारी के अनुसार विजिबिलिटी 1 घंटे तक 3 किलोमीटर हो जाएगी। उसने कॉल साइन को अपने हथेली पर ही लिख लिया और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अलार्म ठीक 8 बजे पर सेट कर लिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अक्सर वो समय का अंदाज अपनी चाय की तलब से कर लेता है। अक्सर वो समय का अंदाज अपनी चाय की तलब से कर लेता है। पूरे 8 बजे उसे दूसरे कप की तलब होती है। दूसरे कप के बाद वो धीमी चाल से जहाज के विंग के नीचे जा बैठा, मौसम के सुधरने के इंतजार में। वो आसमान की ओर देखे बिना ही जान गया कि इससे ज्यादा साफ नहीं होगा। दरअसल अब वह मौसम को सूंघ कर बता सकता है। फिर भी वो उसके साफ होने का इंतजार करता है। एक खत की तरह जो उसे पता है कभी नहीं आएगा। 4-5 छोटे लड़ाकू जहाज इधर उधर खड़े हैं, योगी से निश्चल, ध्यान मग्न और प्रतीक्षारत। रात की हल्की बारिश में उनके बदल धुलकर नए नकोर हो गए हैं, जैसे अभी अभी जन्मे खरगोश के बच्चे हों। हल्की फुहार शुरू हो गई है। वो अपना हेलमेट उठा सधे कदमों से चाय के तीसरे कप की ओर बढ़ रहा है, भाप और गर्मी की ओर। आंखें मूंद वो चाय के ताप को धीरे धीरे आत्मसात कर रहा है। उंगलियों की पोरों से मस्तिष्क की शिराओं तक, एक जिस्म के आंच की तरह। बाहर बारिश तेज हो गई है। वाह जी सर, ये बहुत अच्छी कविता। पायलट के जीवन का एक चित्र है। सुबह उसकी दिनचर्या कैसे होती है, और बारिश अगर हो तो उसको क्या प्रतीक्षा रहती है, क्या करे, कैसे हो। वापस अपने घर नहीं जा सकता, ब्रीफिंग रूम में है, अपने क्रू रूम में बैठा है, हवाई जहाज के विंग के नीचे बैठा है और इंतजार कर रहा है कि वो साफ हो और वो उड़ान भर सके। तो इस किस्म का सूंघकर मौसम को बता देते हैं। जी। और चाय से वो अपनी तलब से, चाय की तलब से अंदाजा लगा रहा है टाइम का, क्या समय हो गया। समय का अब 8 बजे हैं, अब 9 बजेंगे। बिल्कुल। ये मतलब कि वैसे तो सबको अपने अपने काम से संबंधित होते हैं और उससे महसूस हो जाना चाहिए टाइम का। ये बड़ी अच्छी आदत, बड़ी अच्छी बताई सर। इसमें एक आपने बताया बारिश भी बड़ी कुत्ती चीज है। ये शब्द मैं सोचता था मैं हमारे यहाँ ही प्रयोग होता है, तो क्या इस शब्द के बारे में थोड़ा सा आपका समझते हैं। मैं कहीं बाहर से आया हूँ। नहीं आप हरियाणा से हो। यहाँ पर हरियाणा से हूँ। तो मेरा ज्यादा समय ऑफ कोर्स पहले के 20-21 वर्ष तो पंजाब में बीते हैं, पर हमारी रिश्तेदारी तो हमेशा हरियाणा में बनी रही। और उसके बाद पिताजी तो इस तरफ आ गए। जब हरियाणा बना तो वो अलॉट हो गए, उनको अलॉट हो गया, हरियाणा अलॉट कर दिया गया, उनको अलोकेट कर दिया कि आप हरियाणा जाइएगा। तो वो हरियाणा आ गए और हमारे चाचा और हमारे और लोग सारे, और हमारे सभी लोग, मामा लोग, हमारे नाना, वो हरियाणवी थे। और सर कभी हम मिलेंगे तो जरूर सर, मैं इसी बारे में एक प्रश्न जरूर मेरे मन में आया कि आपका जन्म किस शहर में हुआ और आपका बाल्यकाल, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई। जी मैं बता रहा हूँ कि पंजाब में एक बहुत छोटा कस्बा है, जैतो मंडी। जैतो एक क्या बताऊं आपको, बठिंडा और फरीदकोट के बीच में एक छोटी सी स्टेशन है। और पिताजी वहाँ के सरकारी स्कूल में
पहले अध्यापक थे, कुछ साल उन्होंने वहाँ पढ़ाया, फिर वो कॉलेज में गए, कपूरथला कॉलेज में गए। तो वहाँ पे मैं पहले 10 वर्ष में वहीं रहा, समझ लीजिए 5वीं तक मैं वहाँ रहा। फिर हम लोग कपूरथला आ गए, पिताजी वहाँ रहे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया फरीदकोट। फिर वहाँ से मैंने 10वीं की, कॉलेज में पढ़ा 1.5 साल। वहाँ से वो जालंधर आ गए, तो जालंधर में मैंने डीएवी कॉलेज में गया, जहाँ ये तमाम लोग दोस्त लोग मिले। और वहाँ से फिर मैं एमए करने के लिए चंडीगढ़ आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पंजाब के इस गिर्द ही घूमता रहा, लेकिन बीच बीच में रोहतक भी आना होता था। और कुरुक्षेत्र भी आना हुआ सर थोड़ा? कुरुक्षेत्र तो खैर बाद में पिताजी वहीं आके बस गए और वहीं रिटायर हुए और वहीं घर बनाया, तो अभी तक घर वहीं है। सो वो हमारा घर तो वहीं है। तो इस तरह से हरियाणा से मेरा बहुत नज़दीकी संबंध रहा है, कोई ऐसा नहीं है। महम से ऐसा है कि मेरे पिता महम से थे, और उनका जन्म महम में हुआ। उन्होंने बल्कि 10वीं महम में ही की, और उन्होंने इंटर किया जाके बिरला कॉलेज पिलानी से। जी। और फिर वे लाहौर चले गए, और फिर वहाँ पे उन्होंने शायद पार्ट टाइम काम किया, और उन्होंने बीए किया, और फिर बीएड किया, बीटी किया। उन दिनों बीटी होती थी। तो फिर उन्होंने एमए करके फिर वो कॉलेज में लेक्चरर हुए। तो इस तरह से उनका जीवन इस तरह से है। तो अब मैं नवीन जी, हाँ जी, ममता कालिया जी का मैसेज है, बहुत मौलिक अभिव्यक्ति। उसका बहुत नमस्कार ममता जी को, बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार ममता जी को, क्योंकि वो तो हमारे इतनी अच्छी लेखिका हैं, और मेरे और मेरी पत्नी के लिए वो उन्होंने इतना कुछ किया है जब हम इलाहाबाद में रहते थे। और अब बाद में भी जब हम दिल्ली में मिले हैं तो हमेशा प्यार से मिलती हैं, और बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, और मेरी बहुत ही पसंदीदा लेखिका हैं, ऐसा कहना चाहिए। उनके जी, हम सभी की पसंदीदा लेखिका। जी। उनका पहला कहानी संग्रह छुटकारा मुझे याद है, उनका उपन्यास बेघर मुझे याद है, और बात के उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास और कहानी संग्रह हैं मुझे याद है। अभी भी उन्होंने अभी लिखा है, और अभी उनकी संग्रह आएगा। उनकी एक पूरी की पूरी सीरीज कालिया जी के बारे में समझ लीजिए रवि कथा के नाम से वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है। सो ये ममता जी के है। तो मुझे तो सर रविंद्र कालिया जी को हमने बहुत पढ़ा, दैनिक ट्रिब्यून में उनका एक लेख छपता था शीर्षक से लगातार, गालिब छूटी शराब, इस नाम से उनका कॉलम आता था, उसमें हमने बहुत पढ़ा। फिर उसके बाद हंस मैगजीन में कई हंस में पढ़ते रहे। हाँ जी। तो अब बताइए, 9 बज गए हैं, अगर और कहें तो मैं 2-4 एक कविता सर हो। हाँ, क्यों नवीन जी, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। अखिलेश्वर जी का एक कमेंट आया हुआ है यहाँ पे। हाँ, क्या है? ये एयरफोर्स का शब्द है, बता रहे हैं। कुत्ती भी प्रयोग करने से भी नहीं चूके। ये एयरफोर्स का शब्द नहीं है, ये तो पंजाब में अक्सर, और हरियाणा में तो अभी बताया, इन्होंने बताया सुजान साहब ने कि हरियाणा में भी ये बोला जाता है ना? जी। तो इस तरह से कहा। बिल्कुल। अभी अगर आप कहें तो मैं एक छोटी कविता और सुना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, लोग लगातार जुड़े हुए हैं लोग, तो आप कृपया सुनाएं। अच्छा। दरअसल ऐसा है कि छोटी कविता कहने में और छोटे कम शब्दों में बड़ी बात कहना बड़ा कठिन है। वो मुझे याद आ रहा है एक 2 पंक्तियां कुंवर नारायण की, महान कवि हिंदी के हुए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे और मेरे चहेते हुए कवियों में से एक थे। उन्होंने एक बार कहा था, एक कविता में उन्होंने लिखा है, 2 पंक्तियां याद हैं मुझे, कि घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, और समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। अब आप देखिए कि 2 ही पंक्तियों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है।
2 ही पंक्तियों में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। तो अब देखिएगा, ऐसे महान कवि भी हुए हैं। तो अगर आप कहें तो फिर मैं गर रहेंगे। जी जी जी, एक छोटी कविता है मजदूर। मजदूर एक्चुअली जरूर सर, एक फैंटेसी है जिसको हम हिंदी में फंतासी कहते हैं। इसमें कल्पना की उड़ान है, और देखिएगा किस तरह से वो जुड़ती है आज के जीवन से। मजदूर एक फंतासी। उसने पत्नी से कहा देर हो रही है रोटी पका। उसने पत्नी से कहा देर हो रही है रोटी पका। पत्नी बोली मैं आटा गूंथती हूं तब तक तू आग ले आ। मैं आटा गूंथती हूं तब तक तू आग ले आ। उसने बहुत ढूंढा पर आग उसे कहीं नहीं मिली। उसने बहुत ढूंढा पर आग उसे कहीं नहीं मिली। दरअसल वो साहूकार के पास कैद थी। दरअसल वो साहूकार के पास कैद थी। वो उड़ा सूरज की ओर एक पाखी के पंख चुरा। वो उड़ा सूरज की ओर एक पाखी के पंख चुरा। भूख में बड़ी ताकत समय रथ ठहर गया। भूख में बड़ी ताकत समय रथ ठहर गया। 1,00,000 साल बाद वह लौटा। 1,00,000 साल बाद वह लौटा। चेहरा आंच से झुलसा हुआ, पांव घायल लहूलुहान, हाथ में पत्थर के 2 छोटे टुकड़े। हाथ में पत्थर के 2 छोटे टुकड़े। पत्नी उसी अंदाज में बैठी थी। पत्नी उसी अंदाज में बैठी थी, हाथ आटे से सने हुए और चेहरे पर पसीने की बूंदें। और चेहरे पर पसीने की बूंदें। पूछा बहुत देर कर दी। पूछा बहुत देर कर दी। उसने उत्तर दिए बिना दोनों पत्थरों को रगड़ा कई बार और एक छोटी चिंगारी से लकड़ियां जला दी। और एक छोटी चिंगारी से लकड़ियां जला दी। पत्नी ने रोटियां पकाई, नमक के एक डले और प्याज के साथ एक पोटली में बांध उसके कंधे पर लटका दी। एक पोटली में बांध उसके कंधे पर लटका दी। वो उठा और हस्बे मामूल दिहाड़ी की तलाश में निकल पड़ा। वो उठा और हस्बे मामूल दिहाड़ी की तलाश में निकल पड़ा। ये मजदूर की कहानी है, मजदूर का जीवन है। बताइए सुजान जी। बहुत अच्छा सुजान जी बताइए। आपने आग का मतलब जो इसमें प्रतीक लेकर बात कही मजदूर के बारे में, और आग थी जो साहूकार के पास कैद है। ये बिल्कुल आपने किस तरह से इसको कविता को मतलब के मजदूर की जो समस्या है वाकया में उसका साहूकार के पास कैद रहता है, वो उसके वहीं से चलता है वो। यह मजदूर की आपकी कविता बहुत अच्छी कविता रही। मुझे लगता है हर कोई इसको समझ सकता है, इतनी साधारण शब्दों में कविता है और बिंब और प्रतीक बहुत अच्छे लिए। भाषा बिल्कुल अच्छी रही है। अब आप बताइए क्या हुक्म है, आज्ञा क्या है? और मुझे लगता है ये कविता और कर सकते हैं। हाँ, काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बताइएगा, मैं सुना देता हूँ। सुजान जी कुछ कह रहे थे, आप बताएं। हाँ मैं थोड़ा ये कह रहा, मैं एक प्रश्न थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि आपकी भाषा में, जैसे आप ज्यादातर पंजाब में रहे, तो आपकी भाषा पर पंजाबी का कितना प्रभाव रहा, और क्या महसूस किया आपने पंजाबी और उर्दू को, कितना महसूस किया आपने पंजाबी और उर्दू? ऐसा है कि मैंने बचपन में पंजाबी बहुत पढ़ी। दरअसल पंजाबी मेरे पास बीए तक थी। बीए में मेरे पास पंजाबी ऑप्शनल थी।
और मैंने पंजाबी के बहुत सारे, अमृता प्रीतम से लेकर शुरू किया नानक सिंह से, पवित्र पापी और लहू जी दे सर। सोहले और इस किस्म की सारी उनकी जो पुस्तकें थीं, वो उपन्यास मैंने उनके सब पे बाद में हुए, पर मैंने पंजाबी में पढ़ी है सारी पुस्तकें। और उसके बाद मैंने उर्दू की जो सारी किताबें हैं वो मैंने उर्दू में नहीं पढ़ी, क्योंकि जब मैं स्कूल में गया तब तक उर्दू स्कूल से हटा दिया गया था, और पंजाब में उस समय पंजाबी आ गई थी। तो मैंने सारा का सारा उर्दू साहित्य, विशेष रूप से कविता साहित्य, काव्य, गजलें, गालिब से लेकर और ज़ौक़ और फैज़ और इकबाल और अहमद फराज और आज तक के जितने भी शायर हुए हैं, अब अभी देखिए, इन सबको मैंने हिंदी देवनागरी लिपि में पढ़ा है। हाँ, तो वो इस तरह से वो मेरी कविता में भी शायद इस किस्म की भाषा बन गई है कि वो ज्यादा संस्कृत निष्ठ नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल सरल और कुछ कुछ हिंदुस्तानी के ज्यादा शब्द आए हैं और संस्कृत के नहीं हैं। तो ये असर ये मंटो की कहानियां, अश्क जी की कहानियां, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियां, ये कृष्ण चंद्र की कहानियां और व्यंग, और ये पढ़ते हुए ये इस किस्म की मेरी भाषा का विकास हुआ। और पहले 20-21 साल तो मैं पंजाब में ही था, लेकिन उसके बोलने में मेरा जो है वो मैं बहुत बढ़िया पंजाबी बोल सकता हूँ और हरियाणवी भी बोल सकता हूँ। इतनी अच्छी नहीं, आप जितनी अच्छी नहीं, लेकिन बोल सकता हूँ। पर उसके बाद का जो 20 साल के बाद का जो समय, 40-50 साल जो मेरा सारे हिंदुस्तान में घूमा है, एक बंजारा जीवन मैंने जिया है, जो कि 35-40 वर्ष हर तीसरे वर्ष एक नए शहर में एक नई चीज, एक नए दोस्त ऐसे बने। तो ये इस किस्म से एक भाषा बनी है। और मुख्यतः समस्या ये होती है कि हिंदी के शब्द नहीं मिलते, अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, क्योंकि वो लिखना पढ़ना सारा अंग्रेजी में हुआ, सरकारी काम काज और वो फाइलें और ये बातचीत और सारे सब कुछ ये सब अंग्रेजी में हुआ। तो आज ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये पेश आती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हिंदी के कवि हैं, और ये बहुत अच्छी कामयाबी है हिंदी के लिए कि आप हिंदी के कवि रहे अंग्रेजी में काम करते हुए भी। जी 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 जी। सो इस तरह से था। और हमारी दोस्ती जो जगजीत सिंह से हुई वो इस तरह से भी हुई थी कि हम लोग, मैं और मेरा एक पार्टनर थे था नरेंद्र वर्मा, हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाया करते थे और हमेशा इनाम जीतते थे। और ये अपने जगजीत और इनके दो साथी थे, तबला वादक थे जोगिंदर, और जो क्लासिकल में गाते थे पुरुषोत्तम, वो इनके साथ रहते थे। इनकी एक टीम होती थी। तो जो भी यूथ फेस्टिवल होता तो हम लोग कई बार इकट्ठे गए, इकट्ठे ट्रेन में चले, इकट्ठे बसों में गए। तो इस तरह से भी एक निकटता पनपती रही हमारे बीच। तो ये बातचीत हुई उस समय पे, ये उस समय की यादें हैं। सो मेरा ख्याल है तो सर अब जरूर अभी एक कविता सर, छोटी कविता हो जाए जरूर, क्यों नहीं जी? कैसे, क्या क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। मैं ये अभी ताज़ा कविता है। बहुत अच्छा सर, ताज़ा कविता, बहुत अच्छा। ये आज के समय को देखते हुए है। इसका शीर्षक है कैसे बच पाएगी मेरी कविता, कैसे बच पाएगी मेरी कविता। आज के इस भयावह समय में, आज के इस भयावह समय में, जबकि शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं, आज के इस भयावह समय में जबकि शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं और सारी दुनिया एक बहुत बड़े मास्क में तब्दील हो गई है, और सारी दुनिया एक बहुत बड़े मास्क में तब्दील हो गई है। कैसे बचाऊं अपनी कविता को इन विषैली हवाओं से, कैसे बचाऊं अपनी कविता को इन विषैली हवाओं से। सोचता हूं इसे लिख दूं एक पाखी के पंख पर, सोचता हूं इसे लिख दूं एक पाखी के पंख पर, जो जा बैठे किसी छोटे द्वीप के
एक ऊंचे पेड़ पर जो जा बैठे दूर किसी छोटे द्वीप के एक ऊंचे पेड़ पर और सुनाए इसे अपने बच्चों को, और सुनाए इसे अपने बच्चों को, जो आगे सुनाए अपने बच्चों को, और ये सिलसिला चलता रहे। और वो आगे सुनाए अपने बच्चों को और ये सिलसिला चलता रहे। शायद इसी तरह बच पाएगी मेरी कविता, शायद इसी तरह बच पाएगी मेरी कविता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, यह कोरोना काल पर आपकी कविता रचना है, बहुत अच्छी रचना है। मतलब कि दुनिया बहुत बड़े मास्क में तब्दील हो गई है। वाकया में ये विषैली हवाएं हैं जो विषाणु हमारे बीच में फैला हुआ है। और मतलब आपने जो ये कहा कि बहुत बड़े मास्क में दुनिया बदल गई है, क्या मतलब मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा। हर 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 आदमी मास्क लगाए घूम रहा है। अगर आप एक पंक्ति में 10 लोगों को खड़ा करेंगे तो आपको व्यक्ति नजर नहीं आएगा, इंसान के चेहरे नहीं नजर आएंगे, एक बहुत बड़ा मास्क नजर आएगा। 10-15 आदमियों को एक लंबा एक लाइन में खड़ा करें तो बड़ा मास्क बन जाएगा ना। मैं आज ही मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहूंगा। आज एक रस्म क्रिया थी हमारे कुरुक्षेत्र में। एक पंजाबी कवि दीदार सिंह कीर्ति साहब थे, उनका इंतकाल हो गया था अभी कुछ दिन पहले। अदबी अंग संगम के भी बड़े हाँ, अच्छे कवि रहे। उनकी मतलब के कविता का मैं थोड़ा सा एक आपको सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कविता में एक बड़ा अच्छा व्यंग किया हुआ था कि 2 लाइनें हैं कि सारे कोरो थल्ले कार, सारे कोरवा थल्ले कार, युधिष्ठिर फिरे बेरोजगार। सारे कोरवा थल्ले कार, युधिष्ठिर फिरे बेरोजगार। मतलब उन्होंने महाभारत काल को आज के संदर्भ में बिल्कुल प्रस्तुत कर दिया, बिल्कुल परिदृश्य कर दिया। ये सारे रचना का बड़ा यही बात है, युधिष्ठिर फिरे बेरोजगार। तो तो आज मैं वहाँ जब रस्म क्रिया में मैं जब रस्म क्रिया में वहां था तो वहां सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। तो जो बिल्कुल जानकार थे, कवि लोग थे, वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे। एक तो हमारे मुंह पे मास्क हो गया, एक सर के ऊपर हमने वहां पर सर ढकना पड़ता है। गुरुद्वारे में गए तो देखा तो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो मतलब कितने हम मास्क में ढक गए थे। मतलब मुझे बड़ा ये याद आया आज इसी बात पर। तो बहुत अच्छा आपने कविता ये सुनाई, और बहुत शुक्रिया। काफी समय हो गया नवीन जी। मैं तो सभी दर्शकों का नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं इससे। तो नवीन को पता है, ये देखता रहा, मैं तो कविता ही पढ़ता रहा। नाम तो सामने आ रहे थे लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन मैं सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का जो इससे जुड़े, और नवीन का और सुजान का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ जो मेरे ख्याल में 1-2 लोगों को और मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं, वो पंकज सागर है, जिसने ये स्ट्रीम यार्ड आरंभ किया था, जिससे सबसे पहले मैंने जगजीत सिंह का संस्मरण सुनाया था। उसका धन्यवाद। एक पुनीता है जिसने के इसका पोस्टर बनाया है, उसका भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। तीसरा एक और है जो वो सामने नहीं आती है, लेकिन वो नवीन के पीछे बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के और बिल्कुल एक समझ लीजिए खड़ी है, वो नेहा है, वो उसकी पत्नी नेहा है। तो इस सब के कारण ही आज ये संभव हो पाया। तो इन सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप दोनों को भी, और ये गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों का भी। तो आज कविता पाठ करके मुझे भी आनंद आया। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे इस पे पृष्ठ पर आए, और इस पृष्ठ पर हमें कई कार्यक्रम कर चुके हैं अच्छे गजल गायन के कई कार्यक्रम हो चुके हैं। तो और आप हमारे बीच में आए, आज बहुत लंबी अच्छी चर्चा हुई, आपकी कविताएं सुनने को मिली। ये बड़ी सार्थक मतलब कि आज का कार्यक्रम रहा, बहुत सार्थक रहा। जी शैलेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर से समय निकाला। और सुबे सिंह सुजान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मई के बाद से लगातार आप समय दे रहे हैं। जी और मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुजान साहब जी, बहुत ही अच्छे कार्यक्रम इन्होंने किए हैं, साहित्य के लिए बड़ा योगदान कर रहे हैं अपना।
और शैलेंद्र सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी कविताएं हमने सुनी, अच्छे संस्मरण हमने सुने, और कुछ अच्छी बातें जो सुजान जी के सवालों के जवाबों में आई। जी 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 जी, बहुत सुंदर रहा। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत इसी के साथ हाँ, हम आज के इस कार्यक्रम की नमस्कार करते हैं आप सभी को। सुजान जी कुछ कहना चाहेंगे? आप नवीन जी की प्रेरणा है सर, सारी नवीन ने शुरू की थी, अरे वहां से शुरू हुई थी। मैंने बताया, आरंभ में ही बताया कि सारा नवीन का ही है, उसका पैशन है कविता और साहित्य और इस किस्म के कार्यक्रम करना। और देखिए सुबह जाके ये सर्जरी करना है इसको, कल इसकी ड्यूटी है, मुझे पता है। जी 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 जी। लेकिन देख लीजिए क्या कमाल है, अपने पैशन के जरूर, पीछे ये समय निकाल ही लेते हैं कभी ना कभी। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल सर, आप धन्यवाद सबका आप सबका आशीर्वाद है। इसी के साथ धन्यवाद। फिर हम अगले कार्यक्रम के लिए फिर कभी मिलते हैं, और ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बिल्कुल, नमस्कार सभी को नमस्कार, सभी का हार्दिक नमस्कार धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।